एक सेकेंड। संगीता, हमारे खानदान की एक परंपरा है जिसमें शादी के 1.25 महीने तक रोज नियम अनुसार घर में खीर बनती है और दूल्हा दुल्हन दोनों को खानी पड़ती है। इनफैक्ट दूल्हा ना भी खाए तब भी। शादी के 5 दिन बाद तो हमारी सुहागरात हो रही है। तो कुल देवी के दर्शन के बगैर हम लोग सुहागरात नहीं बना सकते, ये भी परंपरा है। देखो, दर्शन में 5 दिन लग गए, क्या कर सकते हैं। खैर चलो। और परंपरा के अनुसार ये जो खीर खिलाने वाली रस्म है, इसके बारे में कहीं पे कोई बात नहीं करता है। तुम भी मत करना किसी से प्लीज, ठीक है। और माँ और पापा से भी इसके बारे में कोई जिक्र मत करना, वो लोग बुरा मान जाएंगे। क्या है ना, अगर इसके बारे में किसी से बात करो तो दोष लग जाता है। एक लास्ट चम्मच। हाँ, अरे वाह, ये देखो तुमने सारी खीर खत्म कर ली। क्या हुआ? मुझे नींद क्यों आने लगी? तुम थक गई होगी ना, इसलिए नींद आ रही होगी, सो जाओ। तुम्हें शक तो नहीं हुआ? मुझसे शक कैसे होगा? तो खीर के नशे में मैं सुजाता के पास जा रहा हूँ, तो मुझसे शक नहीं होता। नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हाँ, कल हमारी पहली सुहागरात थी और पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। तुम बेवजह इतना ज्यादा सोचती हो, ये सब सोचना बंद करो। अच्छा, डैड नाश्ते की टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं आज बहू के हाथ से नाश्ता करेंगे। जाओ उन्हें नाश्ता करा दो। आप चलिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। सुनो, लो नाश्ता आ गया। खुश रहो। वाह, गरम गरम पराठे। थैंक यू। माँ जी भी आप लोगों के साथ नाश्ता करती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, तो माँ जी को नाश्ता देने के लिए तुमको सुजाता के कमरे में जाना होगा, वहां उनको नाश्ता देना होगा। है? उसके कमर में चोट लगी है, चल फिर नहीं सकती। 1 हफ्ते पहले वो सीढ़ियों से गिर गई थी। संगीता, एक काम करो, तुम माँ को नाश्ता दे दो, कमरे में जाकर उसके बाद तुम भी कर लेना, ठीक है? हम लोग मैनेज कर लेंगे।
खुश रहो बहू बेटा। तुम्हें इस घर में देख के मुझे तसल्ली हो रही है कि अब मेरा सपना पूरा होगा। अब बहुत जल्दी इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। तुम खुश तो हो ना? जी माँ जी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। देखो, तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी हो या कोई भी तकलीफ हो तो आके सीधा मुझे बताना। जी माँ जी, आप नाश्ता कीजिए। इधर तुम गौतम के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए गई और इधर मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। अब डॉक्टर ने मुझे उठने से भी मना किया है और घूमने फिरने से, और ये घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुम पर ही आ गई हैं। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बेटा, मुझे बहुत विश्वास है तुझ पर, तू सब संभाल लेगी। तू अपने आप को इस घर की बहू मत समझ, इस घर की मालकिन ही समझना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मालकिन तो आप हैं, मैं बस बहू हूँ आपकी। बेटा, मुझे पता है मेरा बेटा गौतम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने। सुजाता तो नाश्ता कर ही रही है ना, तो तुम जाओ नाश्ता कर लो तुम भी। जी पापा जी। हाँ बेटा, जाओ जाओ नाश्ता कर लो। तुमने तो वाकई बहुत ही अच्छी बहू पसंद किया। चलो अब से सुबह सुबह एक और खा लो। डैड, मैं बैंक होके आता हूँ, माँ की पेंशन की बात भी कर लेता हूँ, तो जा नहीं पाएंगे अब। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मम्मी साइन कर देगी, पेंशन यहीं पे मिल जाएगा। तुम्हें आज यहीं घर पे रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। दरअसल परंपरा ये है कि शादी के बाद लड़के के पिता कपड़े और मिठाई लेकर आते हैं, उसे चौथर कहा जाता है, और वो चौथर आज है। देखो, ये परंपरा इसलिए बनाई गई होगी कि शादी के बाद लड़की के पिता और भाई ये आकर देखते हैं कि ससुराल में उसकी बहन या उसकी बेटी खुश है या नहीं। पर एक काम करेगा, जब वो माँ के पास जाए उनसे मिलने, तो आप आसपास ही रहिएगा, कहीं कुछ निकाल ना दे मुझसे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे समधी जी, आइए 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 आइए। और सब बढ़िया? अरे आइए आइए, चलिए चलिए ना, चलिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आइए, स्वागत है आपका। जीती रहो जीती रहो। अरे बहू, हाल समाचार पूछती रहना, पहले सबको नाश्ता करवाओ, जल्दी चलो। जी पापा जी। गौतम बाबू, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। सोचा अगर आप भी साथ मिल जाते तो साथ में मिलकर शुरू करते हैं। हाँ दामाद जी, आपको भी अपने काम को लेकर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कल तक तो समधन जी की पेंशन से घर चल रहा था, अभी तो आपकी शादी भी हो गई है, तो आपको पूरी घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा तो था कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें समय जाता है। अब देखिए कितना टाइम लगता है। गौतम बाबू, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पीसीएस की तैयारी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी तो सोच के रखते हैं ना। इसके बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम्हारी बहन इस घर में खुश है कि नहीं है। पूछ लीजिए। हमारा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है दामाद जी। अरे छोड़िए ना, आप लोग इस बात को लेकर बैठ गए, नाश्ता कीजिए। अरे समधन जी की तबीयत कैसी है? उसका इलाज चल रहा है और जल्द चलने फिरने के लायक हो जाएगी। अरे बहू, आप समधी जी को नाश्ता करवा दो, उसके बाद इन्हें ले आना, सुजाता से मिलवा देना, ठीक है? जी पापा जी। अच्छा। नमस्ते, कैसी तबीयत आपकी? आइए भाई साहब। आपकी तबीयत को लेकर हरदम फिक्र रहती है, भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी ही घूमने फिरने लगूंगी। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप चलने फिरने लगे। बहू बेटा, आज अपने पिताजी के पसंद का खाना बनाओ। हम एक्चुअली रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरी जिम्मेदारी है पूरे घर की। कल सुमित को भी जाना है बनारस के लिए,
तो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, पक्का। बिल्कुल पक्का आएंगे। चलिए इजाजत दीजिए। चलिए ना, आपको छोड़ देते, आइए आइए चलिए। बहू बेटा, जाते वक्त तुम्हारे पिताजी खुश तो थे ना? हाँ माँ जी, लेकिन जिस वक्त मैं नाश्ता लेकर गई थी, सुमित भैया ने शायद कोई काम की बात छेड़ दी थी, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। गौतम का यही है, कोई भी काम की बात करते हैं वो गुस्से से उबलने लगता है। पीसीएस की बात कर रहा है, पता नहीं पीसीएस कब क्लियर करेगा वो। पेंशन हर महीने आता है जिसमें से पूरा घर खर्च चलता है। सोचो, पेंशन का पैसा बंद हो जाए तो क्या होगा? पर गौतम को वो समझना ही नहीं है। अब तुम आ गई ही हो तो तुम ही उसे समझाने की कोशिश करो। मैं भला उन्हें क्या समझाऊंगी माँ जी, आप ही उन्हें समझा सकती हैं। हाँ जी, क्या बातें चल रही सास बहू के बीच में? बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा पकाती हो, एक दिन अपने हाथों से खीर बना के खिलाओ। लेकिन खीर तो बनता। दरअसल ये देखना चाहती कि तुम्हारे हाथ की खीर कैसी बनती है, टेस्ट वेस्ट कराओ इन्हें भी किसी दिन। अरे बेटा, बहू शादी से लेके अब तक बाहर नहीं गई है, कल उन्हें बाहर ले जाओ, घुमा फिरा के लाओ। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही लेके जाता हूँ। अच्छा संगीता, एक काम करो, तुम भी खाना खा लो जाके, मुझे माँ से कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ उसके बाद। हाँ जी। हाँ, क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। संगीता हनीमून पे जाने के लिए कह रही है और उसके लिए खर्चा तो लगेगा ही। देखो बेटा, तुम्हें पता है पेंशन के पैसे से घर खर्च चलता है, और इसमें से 15,000 तो तुम ही ले लेते हो अपने खर्च के लिए, बाकी का सारा घर खर्च में चला जाता है, कोई बचत ही नहीं होती। तो मैं कहाँ से लाऊंगी? शादी के लिए भी मैंने कहीं से कर्जा लिया है, वो भी धीरे धीरे चुकाना होगा। माँ ये सब मैं नहीं जानता, अगर संगीता को खुश रखना है तो हनीमून पे लेके जाना पड़ेगा। आप देख लो कहाँ से इंतजाम करना है आपको। संगीता, ये लो। कैसा है? इतनी गर्मी में मुझसे तो बाइक से सफर नहीं होगा। बाइक है तो उसी में घूमेंगे, तुम एंजॉय करो। ये इसके साथ कौन है? और गले में मंगलसूत्र? माँ ये सब मैं नहीं जानता, अगर संगीता को खुश रखना है तो हनीमून पे लेके जाना पड़ेगा। आप देख लो कहाँ से इंतजाम करना है आपको। अरे माँ, पैसे ले आए आप? लाई मेरी पॉकेट मनी लाइए, 200 लखनऊ जाना है मुझे। बेटा अब खर्च कम किए करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम 1 से 2 और 2 से 3 होंगे। मैं आपको कितनी दफा समझाया, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं शादी में। अगर तू शादी नहीं करेगा तो ये खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? देखो बेटा, मेरा एक ही तो सपना है, इस घर में बहू आ जाए और ऊपर जाने से पहले मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिला लूं। पता नहीं तुम लड़कियों से क्या बात करते हो, वो सामने से ही शादी से इनकार कर देती है। 2 महीने पहले वो रागिनी ने इनकार कर दिया। सुनो बेटा, अब एक नया रिश्ता आया है, लड़की का नाम संगीता है, और देखो ये शादी अगर टूट गई ना तो मैं तुमसे ही नाता तोड़ दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना माँ, तुम्हें जो करना है करो, मेरी शादी जिससे तय करानी कराओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट उससे रिश्ता मत तोड़ना। लाओ मेरे पैसे, लाओ। अरे मैं गिन लेता हूँ। ये मेरे हो गए, आप इसको रखिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू माँ। मेरे भी तो खर्चे हैं। अरे कम से कम आप तो जिम्मेदारी समझिए। मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारी समझती हो? 10,000 रुपया मुझे देने की बात तय हुई थी, वो तो मुझे चाहिए। उसके बाद तुम जो कुछ भी करो, मेरा हेडेक नहीं है। थैंक यू।
ये तो उसी रागिनी का नंबर है जिसने बिना वजह बताए गौतम से शादी से इनकार कर दिया था। हेलो, आखिर आपको अपनी बहू मिल ही गई ना। अब इस बात से तुझे क्या परेशानी हो रही है? तुमने तो बिना वजह बताए गौतम से शादी से इनकार कर दिया था। क्या तुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेटे को शादी के लिए कोई लड़की ही नहीं मिलेगी? मैंने शादी से इनकार किया था, पर उसकी वजह नहीं बताई थी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि आपका बेटा किसी भी तरह से अपनी सच्चाई आपको जरूर बताएगा। लेकिन उसने आपको कोई सच्चाई नहीं बताई। किस सच की बात कर रही है तू? जब मेरी गौतम से शादी तय हुई थी ना, तब मैं उसे समझने के लिए उसके साथ घूमती थी और मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने कुछ पार्टी रखी हुई थी, जिसमें उन्होंने मजाक मस्ती में मुझे और गौतम को एक कमरे में बंद कर दिया। शर्मा क्यों रहे हो? आफ्टर ऑल अब तो हमारी शादी होने वाली है। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने, इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। तुम एक नामर्द हो। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा देते हुए आ रहे थे। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। तुम तो मैं क्या, तुम किसी भी लड़की के लायक नहीं हो। ये तो शुक्र मनाओ कि शादी से पहले तुम्हारी सच्चाई पता चल गई मुझे। अब तुम देखो, ये सच्चाई नाम है, सबको बताऊंगी। हाँ? क्या बताएगी? छोड़ो मुझे। क्या बोलेगी? मेरे बारे में किसी के सामने भी जबान खोली ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। Get out! ये सच्चाई है आपके बेटे की। बकवास कर रही हो तुम। मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती हो तुम। नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि आपको अभी तक इस सच का पता ही नहीं है कि आपका बेटा एक नामर्द है और वो किसी भी लड़की के लायक नहीं है। चुप कर। मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे के मर्द होने पे सवाल उठा रही है तू? मैं आपके सामने ये दावा कर रही हूँ कि आपका बेटा शादी करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो एक नामर्द है। और आपने जिस लड़की से शादी की है ना, उसकी जिंदगी तो आपने तबाह कर दी। नहीं, मेरा बेटा नामर्द नहीं है। मेरी बहू भी उसके साथ बहुत खुश है। तो फिर पता कीजिए आंटी कि सच क्या है। और वो लड़की आपसे झूठ क्यों बोल रही है? और आपको क्या लगता है कि मेरी शादी इनकार करने की वजह मैंने क्या ऐसा ही कर दिया था? नहीं, क्योंकि आपका बेटा मर्द कहलाने के काबिल भी नहीं है और मैं ये बात अच्छी तरीके से समझ चुकी थी आंटी। तो फिर पता कीजिए कि आखिर उसका सच क्या है।
प्रॉपर्टी के गिरने की कोई हद नहीं। तुमने मुझे तो धोखा दिया, पर अब उस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा, उसको जब पता चलेगा इतने बड़े धोखे के बारे में तो शर्म से वो कैसे पाएगी। तुम जैसे लोगों के गिरने की कोई हद ही नहीं होती है। इस सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, आप हैं आप। मुझे उसके सामने नीचा दिखाने के लिए मुझसे छुपा के शादी के बाद पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम पर डाली। हाँ, भूल गई आप? अभी तो गौतम और स्वाति की शादी हुई है और तुम भी ना बहू के नाम से वसीयत कर रही हो। हाँ। इस तरह से वसीयत बनाने का क्या मतलब है? मतलब है गौतम ना ही तो अपने करियर को लेकर गंभीर है और ना ही अपनी शादी को लेकर। मुझे तो डर ये है कि कहीं गौतम कुछ ऐसा ना कर दे कि वो लड़की को ही घर से बाहर कर दे। इसीलिए मैं ये वसीयत, मेरी पूरी जायदाद अपनी बहू संगीता के नाम कर रही हूँ। लीजिए वकील साहब। टेंशन मत लीजिए, आज ही कोर्ट में रजिस्टर हो जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू जी, नमस्ते। सुजाता, कुछ करना पड़ेगा। तू उधर कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गया था, इधर तेरी माँ सारी जायदाद संगीता के नाम कर दी। क्या? हाँ, अब तुझे हर हाल में संगीता को खुश रखना है। नहीं, पहले मुझे पॉकेट मनी और जायदाद का लालच देकर उससे शादी करवा दी, सब कुछ उसके नाम कर दिया। डैड, मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मैं किस परेशानी से जूझ रहा हूं? क्या बात है बेटे? हाँ, तू कुछ छुपा रहा? बोल ना बेटा, बोल, क्या बात है? अरे डैड, मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मैं संगीता तो क्या दुनिया में किसी लड़की का काबिल नहीं हूं। मुझ में नहीं है वो बात डैड, मैं किसी लड़के को खुश नहीं रख सकता हूं। क्या? इसीलिए मैं शादी से मना कर रहा था, मुझे नहीं करनी थी शादी। तू क्या बोल रहा है? अगर ये बात सच है तो वो तुझे लात मार कर चली जाएगी और उसके साथ सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। नहीं डैड, मैं जायदाद किसी और के नाम नहीं होने दे सकता। आपको सोचिए ना, आप बताइए ना कैसे उसको खुश रख सकते हैं आप। प्लीज मेरी मदद करिए डैड। डैड, कुछ सोचिए ना डैड, प्लीज। एक रास्ता है बेटा। बताइए। जिससे संगीता खुश रहेगी, संगीता को खुश रखना है। डैड, मैं सब कुछ करूंगा, बताइए ना। हाँ, तो खुश रहेगी और फिर इस जायदाद के लिए हमें एक समझौता तो करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ अपने हाथ से निकल जाएगा। सब करूंगा डैड, आप बताइए ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या कर रहा है तू? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे ये क्या किया तूने? सुजाता, तूने उसे मार डाला? वो सब कुछ जान गई थी मेरे बारे में, सबको बताने की धमकी दे रही थी। मैं क्या करता खामोश रखने के लिए? अब क्या होगा? जायदाद वाद तो छोड़ो, अब तो जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। हम किसी को इसकी मौत के बारे में बताएंगे नहीं ना, छुपा के रखेंगे। हाँ पापा, हमें ऐसे ही करना होगा। अगर इनकी मौत की बात हो गई तो पेंशन भी तो बंद हो जाएगी ना, आप समझिए बात को। और वैसे भी बिना इसके सिग्नेचर के तो पेंशन तो मिलने से रहा ना। मैं काम करता हूँ ना, एक डॉक्टर से लेटर बनवाऊंगा कि आपको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, मैं बैंक मैनेजर को सबमिट कर दूंगा, उनकी पेंशन ले आऊंगा। तो इस पेंशन भी नहीं रुकेगी, घर के खर्चे भी चलते रहेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा मरी हुई है। अब बस हमें ना किसी भी हालत में इस संगीता से जायदाद को अपने हाथ करना है। वो सब तो ठीक है, पर इसकी लाश को इतने दिनों तक घर में कैसे रख सकते हैं? अरे दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक, वो सब मैं करता हूँ ना डैडी, इतने सवाल मत करिए। अपनी ना संगीता सो रही होगी, आप ऊपर जाइए, उसका कमरा बाहर से बंद कर दीजिए और वापस आकर यहीं पे खड़े हो जाइए। ठीक है। संभाल के चलिए, चलिए इधर से।
अरे लाश को ऐसे छुपाओगे तो बहू को क्या जवाब दोगे? अरे कह देंगे रात को गिरने की वजह से चोट लगी, इलाज के लिए बहुत दूर भेजा। क्या? हाँ चलिए। माँ जी कमरे में नहीं है, बाकी लोग भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए सब लोग? हाँ बहू बोलो। पापा जी कहाँ है आप लोग? माँ जी भी नहीं है, आप और वो भी नहीं है घर पर। दरअसल सुजाता कल रात बाथरूम में गिर गई थी, उसे कमर में बहुत जोर की चोट आई, उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसे पंचकर्म सर्जिकल यूनिट लखनऊ लेकर जाओ। अब चूंकि कमर में बहुत ज्यादा चोट है तो यही लखनऊ में कुछ महीने इसका इलाज कराना पड़ेगा। माँ जी घायल हो गई थी और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। बहू तुम बहुत गहरी नींद में थी और सुजाता ने तुम्हें जगाने से मना किया था। मेरी माँ जी से बात कराइए। देखो बेटा, वो अभी उसका आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज चल रहा है, उसका फोन भी हमारे पास ही है। तुम चिंता मत करो, हम लोग शाम को घर आ जाएंगे, ठीक है? हमें दोपहर तक ही निकलना होगा। उसे लगना चाहिए कि हम लोग लखनऊ से आ गए आप। माँ जी कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है माँ 2 महीने में एकदम सही हो जाएंगी, मगर उन्हें इलाज के लिए वही रहना पड़ेगा। देखो वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए माँ का मोबाइल मुझे लाना पड़ा। अगली बार तुम्हें भी लेके चलूंगा, ठीक है? और वैसे भी मुझे कल माँ की पेंशन लेने के लिए जाना ही। कल मुझे मंदिर जाना है, आप चलेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें मैं मंदिर ड्रॉप कर देता हूँ, जाते समय तुम पूजा कर लेना और वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। और एक काम करो, ये इस पेपर पे जरा साइन कर दो प्लीज। आप रख दीजिए, मैं बाद में कर देती हूँ। ठीक है, तुम करो कंटिन्यू। तो क्या हाथ काट डालोगे? करूं तो और क्या करूं, अंगूठे का निशान नहीं आ रहा। काट डालोगे तो ये लाश सड़ जाएगा। आज इसे पूरी तरह से सूखने दो, कल निशान ले लेंगे। छोड़ दो इसे, फुला 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 सूखने दो। चलो एक्सक्यूज मी, ये जो छोड़कर गए वो कौन थे आपके? मेरे पति थे। ओह, मैंने पहले भी आपको देखा इनके साथ बाइक पर, और तभी मैंने सुजाता आंटी को भी कॉल किया था। पर मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि आप गौतम से शादी करने के बाद आप इतनी खुश कैसे हैं?
यानी आप सबको जानती हैं? और ये बात कहने का क्या मतलब है कि मैं खुश कैसे लग रही हूँ? मुझे खुश नहीं होना चाहिए। पता नहीं माजरा क्या है, आप उनकी पत्नी हैं। अब मैं आपको सच बताऊं तो ये थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि गौतम किसी लड़की के लायक नहीं और ना ही वो किसी लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि आपके पति एक नामर्द है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बातें कहने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे ही सामने मेरे पति के बारे में ऐसा बोल रही हो। रुकिए, अब तो मुझे आपके कैरेक्टर पे भी डाउट होने लगा है। अगर आप खुश हैं तो गौतम के अलावा और कोई है जो आपको बहुत खुश रख रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आपसे पहले गौतम से मेरी शादी तय हुई थी। पूरा सच समझकर, सब कुछ जानकर कि वो एक नामर्द है, तब मैंने इस शादी से इनकार किया। और हाँ, गौतम को बिल्कुल आपकी जैसी ही बीवी चाहिए थी, जो किसी और के सहारे खुश रह सके। अरे संगीता, लो खीर खा लो। क्यों? पानी लाना तो मैं भूल ही गई। तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। ये लो। अरे वाह, तुमने तो पूरी खीर खत्म कर लिया। हाँ, अब तो आदत हो गई है खीर खाने की। पता नहीं, जब से यहाँ आई हूँ बिस्तर पे आते ही नींद आने लगती है। पापा जी, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं गुजर रहा था तो देखा दरवाजा खुला है, तो मैं गौतम को देखने आ गया। वो वकील के पास जाना है ना, मुकदमे के सिलसिले में। गौतम कहाँ है? अरे गौतम, गौतम कहाँ चले गए थे? बहुत डर गई, देख नहीं रहे हो? हाँ, मुकदमे के सिलसिले में वकील साहब से मिलने जाना है ना कल। हाँ, अभी चलो सो जाओ यहाँ, चलो मैं जा रहा हूँ। सॉरी। हाँ, मैं बस सो जाओ, कुछ नहीं होता, सो जाओ। कल रात में वो जागी थी, क्या तुमने खीर नहीं खिलाई थी उसे? मुझे क्या पता, लगता है उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, अंगूठे का निशान लो जल्दी से। बाबू ने देख लिया। चलो चलो इसको ठिकाने लगाते।
तूने वहां पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। इंसान नहीं, शैतान हो आप दोनों। आप लोगों ने माँ जी को मारकर फ्रिज में रखा है। ये सब कुछ जान गई है, इसका जिंदा बचना सही नहीं। एक और फ्रीजर का इंतजाम करना पड़ेगा। अब तो तुझे मरना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान को खतरा है। मेरे ससुर और पति ने मिलकर मेरी सास को मार दिया और अब वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। इनकी मौत कैसे हुई थी? मैंने गला दबा के मार डाला। जी बात सुनने को राजी नहीं थी और क्या करता मैं? कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। कुछ लोग अनजाने में जुर्म कर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद ही जुर्म का दलदल तैयार करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसका अंजाम बुरा ही होगा। इस जुर्म के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन है जिम्मेदार? एक खुदगर्ज पति या एक ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ से रुपए ऐंठने के चक्कर में अपने नामर्द होने की बात को छुपा के रखा, या एक माँ जिसकी ख्वाहिश बस इतनी सी थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो माँ अपने उसी बेटे के हाथों अपनी ख्वाहिशों के भेंट चढ़ गई। मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला।